नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। अपराध की आज की घटना भी सीरियल किलर्स श्रृंखला की एक और कड़ी है, लेकिन आज का सीरियल किलर हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से है। बांग्लादेश का अब तक का सबसे बड़ा सीरियल किलर है। पर आज की घटना या आज के सीरियल किलर के बारे में बताने से पहले कल और परसों बहुत ढेर सारे कमेंट्स इस बात के आपको हमारे एपिसोड्स के बाद दिखेंगे, जिसमें यह शंका व्यक्त की गई है कि सोशल मीडिया पर पबजी वाले घटना के बारे में तरह तरह की बातें आ रही हैं, जिसका क्लेरिफाई किया जाना जरूरी है। मुझे सुबह हमारे बहुत ही सुधी श्रोता ने एक मेल किया, बहुत डिटेल मेल किया, और उसने मुझे ऐसे सोशल मीडिया के लिंक्स भी भेजे जिसमें पबजी वाली घटना के बारे में कुछ शंकाएं व्यक्त की गई हैं। मैंने भी सोशल मीडिया में इस तरह की शंकाओं को देखा। इसमें यह बताया गया है कि हत्या तो उसी लड़के ने की, लेकिन पबजी की वजह से नहीं। हत्या का कारण कुछ और है। लड़के ने ही मारा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पबजी के अलावा दूसरा कारण है। ये अखबार वालों ने कई सोर्सेस के हवाले से लिखा है, सोशल मीडिया में कई सोर्सेस के हवाले से लिखा गया है। दो तीन सोर्सेज भी मैं बता दूं। एक उसके पड़ोसी के हवाले से, दूसरा घर में काम करने वाले किसी नौकर जो कैजुअल है, उसके यहाँ रेगुलर नहीं है, उसके हवाले से, और तीसरा मृतका के किसी रिश्तेदार के हवाले से लिखा गया है कि साहब उन्होंने बताया, कि साहब ऐसा बताया गया। बहरहाल उसमें दो चीज़ें दी हुई हैं, सभी जितनी भी शंका व्यक्त की गई। पहली कि पुलिस ने जल्दबाजी में लड़के से बात करके पबजी वाली स्टोरी बता दी। तो पुलिस ने कोई जल्दबाजी नहीं की, प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, डिटेल में लड़के से बात की, लड़के के पिता से डिटेल में बात की, परिस्थिति जन्य साक्ष्य जितने हो रहे थे वो इकट्ठा किए। 3 दिन में लड़के ने अपनी जो जो एक्टिविटी बताई, जिस दोस्त से मिलना बताया, जिस दोस्त की माँ के यहाँ से खाना लेना बताया, जो फिल्में उसने देखी, इन सब को एक एक को वेरीफाई किया गया और वरिष्ठ अधिकारियों ने पूरी प्रेस के सामने पूरी बात बताई। लेकिन जो सोशल मीडिया में जो बातें निकली हैं, मैं देखिए किसी को गलत नहीं कहूँगा, न कह रहा हूँ। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, ये उसका अपना काम है, उसके अपने सोर्सेज होंगे, उसकी अपनी खबर है, उसका अधिकार है खबर किसी के हवाले से लिखना, सोर्स को ओपन न करना, ये उसका अधिकार है। बहरहाल जो दो चीज़ें बताई गई कि पुलिस ने पहले पबजी वाली कहानी गढ़ दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उसको इसका असली कारण पता लगा। नहीं, ऐसा कहा गया है कि उसका असली कारण पता लगा। पुलिस को ऐसा लगा कि अगर हम अब असली कारण बताएंगे तो हमसे सवाल पूछे जाएंगे कि फिर पबजी वाली बात आपने क्यों बताई थी। इसलिए जब ये दोनों चीजें पुलिस के सामने आ गईं तो पुलिस ने परिवार को बुलाकर बताया कि आप लोग भी पबजी वाली ही बात सही सही बताएं, उसी को आप लोग शेयर करें। उससे फायदा आपका ये है कि एक तो ये बच्चा 18 साल से कम उम्र का है, ये जेल नहीं जाएगा, ये बाल सुधार गृह जाएगा। दूसरा, हत्या के इस अपराध में उसे मैक्सिमम 3 साल की सजा होगी, और अगर इसका चाल चलन बाल सुधार गृह में ठीक हुआ तो हो सकता है ये 2 साल में ही बाहर आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन दिया गया उनको, परिवार वालों को,
कि दूसरा ऑप्शन ये है कि सही कारण सबके सामने लाया जाए। तो जिस व्यक्ति के कारण बच्चे ने हत्या की, एफआईआर में उसका भी नाम शामिल होगा। और यह भी बताया गया कि फिर उसे भी बहुत दिनों तक जेल में रहना पड़ेगा। हो सकता है हत्या का कारण होने की वजह से या हत्या का कारक होने की वजह से उसे लंबे समय तक जेल में रहना पड़े या लंबी अवधि की सजा उसको सुनाई जाए। अब इसमें एक बात समझ में नहीं आती कि हत्या तो लड़के ने ही की, कारक चाहे जो हो, कारक होने की वजह से उस बच्चे की हत्या का अपराध कभी कम नहीं होगा। अगर उस व्यक्ति का, अच्छा ये भी कहा गया कि अगर उस व्यक्ति का जो कारण है इसके पीछे, उसका नाम खोला गया, नाम बताया गया, रिकॉर्ड्स में नाम आया, तो सामाजिक रूप से ये बदनामी इसी परिवार की होगी जिस परिवार की महिला है। अब सवाल यह है कि किस परिवार के सामने पुलिस ने ये ऑप्शन दिए। मृतका के परिवार में मृतका के पति और एक छोटी बच्ची है 10 वर्षीय। मृतका के पति के भाई हैं और मृतका का परिवार है। मृतका का भाई है, उनके घर वाले हैं। किसके सामने ये बात बताई गई? क्योंकि मृतका के पति इस बात से इनकार करते हैं। बहरहाल मृतका के पति अभी अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार या अंतिम जो राइट्स होते हैं उसके लिए चंदौली अपने जिले गए हैं और वो 13वीं के बाद आएंगे। जिन लोगों ने ये सोशल मीडिया में खबर बताई है या ये खबर के बारे में जानकारी दी है या डिफरेंट एंगल बताया है, उन्होंने भी शायद मृतका के पति से बात करने की कोशिश की और मृतका के पति ने कहा कि अभी मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा, मैं खुद परेशान हूँ, 13वीं के बाद मैं वापस लखनऊ आऊँगा, तभी मैं सारे सवालों के जवाब दूंगा। दूसरी आपत्ति ये की गई, दूसरी बात ये बताई गई कि जब दुर्गंध उसके बच्चे की पकड़ से बाहर हो गया, उसका रूम फ्रेशनर ख़त्म हो गया, रूम फ्रेशनर का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था, तब जाके उसने अपने पिता को फ़ोन करके बताया। जो वो कॉल थी वो 1 मिनट या उससे थोड़ा कम थी। पिता ने उससे वीडियो कॉल करके अपनी पत्नी यानी उसकी माँ की बॉडी दिखाने के लिए कहा और थोड़ी देर बाद लड़के ने वीडियो कॉल की। वीडियो कॉल में उसने अपनी माँ की बेड पर रखी हुई वो सारी जो उसका शव था उसको दिखाया, पिस्टल दिखाई। कहा यह गया कि ये तो 1 आध मिनट में खत्म हो जाता, 30 मिनट क्या बात की होगी। चूंकि सीडीआर में ये सब बातें थीं, पुलिस ने मृतका के पति से डिटेल पूछताछ में 30 मिनट का भी हिसाब किताब लिया था। उसने सब बताया था। जिस कहानी को वो बार बार रट रहा था बच्चा कि वो बिजली वाला था और बिजली वाला आता था और बिजली वाले से झगड़ा हुआ और बिजली वाले ने गोली मार दी, उसी के बारे में कि तुम कहाँ थे, कितने बजे की बात थी, कब वो आया था, बेटी से बात कराओ। ये पहले बहुत देर तक टालता रहा, फ़ोन को लेके इधर गया उधर गया कि कहीं बाहर चली गई है, लेकिन अल्टीमेटली उसने ये बात बाप से बेटी की कराई थी। वो डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रही थी। तो ये कहना कि क्या बात हुई, कुछ संदिग्ध बात हुई, अभी बात करने वाला व्यक्ति मौजूद है और वो 2-4 दिन में जब 13वीं का संस्कार पूरा कर लेगा तो ज़रूर आएगा और ये क्वेरीज जितनी हुई हैं इसको ये बताएगा। जिस बिजली वाले की बात की गई, पुलिस ने ऐसे सारे बिजली वाले जो वहाँ के लाइनमैन हैं या लाइनमैन के सब लाइनमैन कभी कभी सबलेट करके अपने आदमी रखते हैं, वो हैं, उन सबको बुलवाया गया। लड़के से पहचान कराने की कोशिश की गई कि भाई कौन सा था, किसने गोली मार दी, किसने कौन था जो तुम्हारी माँ के पास आया करता था। लड़का ऊट पटांग बातें करता रहा, लेकिन बच्ची जो 10 साल की थी उसने
किसी को भी पहचानने से इनकार कर दिया। ये जो बातें मैं बता रहा हूँ ये पुलिस रिकॉर्ड्स की बातें हैं। अब लड़का इतना चालाक था कि उसने अपनी माँ के बारे में जो स्टोरी बताई, सुनने वालों को भी शर्म आई। इतना चालाक था और उस पर वो तब तक स्टिक करता रहा जब तक कि पूरी बात पता नहीं चल गई। और पता कब चली? जब बहन का उससे आमना सामना कराया गया। ऐसा नहीं कि उस लड़के ने जो बातें बताई कि मैं यहाँ गया, मैं वहाँ गया, ये लाया, खाना बनाया, खाना ले आया, फला जगह से लेके आया, दोस्त के साथ आया, इन सारी बातों का वेरिफिकेशन उसकी बहन से भी किया गया। और कमोबेश ये सारी बातें उसने जब उससे अच्छी तरह से पूछताछ हुई थी तो कमोबेश उसने वही बातें बताई थी जिसकी तस्दीक उसकी बहन ने की थी। दूसरा, जब आसनसोल से चल के अगले दिन उसके पिता दोपहर में थाने पहुंचे जहां उनका बेटा था, उस समय वहां कम से कम 20 लोग मौजूद थे। पुलिस वाले भी थे, कुछ प्रार्थना पत्र देने वाले कंप्लेनेंट भी थे, बहुत से लोग मौजूद थे। उन्होंने आते ही भारी मन से कहाँ है मेरा बेटा। जैसे ही उसका सामना हुआ और बाप ने कहा कि तुमने क्या कर दिया, तो उसने तपाक से छूटते ही बुलंद आवाज में यह कहा, आपको पूछने का कोई अधिकार नहीं है। आपने मेरे लिए क्या किया? आपने कब मुझे समय दिया? आपने कब मेरी बात सुनी? बाप ने उसकी आगे की बातों को अवॉइड किया। पुलिस ने फिर अलग से उनसे सारी पूछताछ की लड़के के बिहेवियर के बारे में। वहीं ये बात पता लगी थी कि पहले भी 2 बार ये घर से भाग चुका है। जब जब इसको पबजी खेलने के लिए मना किया इसकी माँ ने, ये भाग जाता था। फिर अगले दिन शाम तक घूम घाम के कहीं से आ जाता था। एक बार दिन में सवेरे ही उसका फ़ोन छीना था माँ ने, वो घर से भाग गया, रात में लौट कर आया था। इस 2-3 नई थ्योरी का जो सोर्स बताया गया है, उनमें से एक जिसको सबसे रिलायबल कहा जा रहा है वो मृतका का एक रिश्तेदार है। मृतका के इस रिश्तेदार से भी बातचीत की गई थी। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया में ये बात चल रही है और पुलिस इसको वेरीफाई न करे। उसने भी ये कहा कि ये सुनी सुनाई बातें हैं, किसी ने मुझको बताया, किसी ने उसका नाम बताने से इनकार किया ताकि वो पता लगा सके पुलिस कि उसको कहाँ से ये सूचना मिली। ये ज़रूरी है कि जो भी बातें एयर में आए उसको वेरीफाई ज़रूर किया जाए, क्योंकि अभी 4-5 दिन हुए हैं, अभी विवेचना हो ही रही है, अभी चार्जशीट लगनी बाकी है, अभी पारिस्थितिक जन्य साक्ष्य सब इकट्ठा किए जाने हैं, एफएसएल की जो रिपोर्ट्स हैं वो आनी हैं, पिस्टल पर जो फिंगरप्रिंट्स हैं उसकी रिपोर्ट्स आनी हैं, तमाम चीज़ें अभी आनी हैं। तो अभी विवेचना पूरी की पूरी बाकी है। कोई भी नया तथ्य अगर आएगा पुलिस उसे नहीं छिपा पाएगी, क्योंकि जो नए तथ्य आएंगे पुलिस मान लिया इनकार करती है, वो आदमी टीवी के सामने बोलेगा, वो कैमरे के सामने बोलेगा और ये भी कहेगा कि मैंने पुलिस को बताया, पुलिस मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। कम्युनिकेशन का दौर है, किसी को छिपा के या किसी की बात को छिपा के आप पिछले 3-4 सालों की घटनाएं देख लें। पुलिस अगर छिपाने का प्रयास करती है तो पुलिस की धज्जियां उड़ा देता है वो आदमी जो ये कहता है कि नहीं ये बात सही है। दूसरा ये है कि कोई बाप कभी भी अपने लड़के के ऊपर इस तरह का आरोप कैसे लगने देगा जिसका कारण कुछ दूसरा हो, पबजी के अलावा दूसरा कारण हो, तो वो क्यों पबजी को कारण बनाएगा? वो गला फाड़ फाड़ के चिल्लाएगा, साहब मेरे बेटे की उतनी गलती नहीं है, फला आदमी को पकड़ कर ले आइए, जिसकी वजह से मेरे बेटे ने गुस्से में अपनी माँ को मार दिया। चिल्ला चिल्ला कर कहेगा वो कि उसको ले आइए। रही बात इज्जत की और बेइज्जती की, जब उसकी मृत्यु हो गई महिला की और जब उसकी हत्या हो गई तो काहे की इज्जत और काहे की बेइज्जती? क्योंकि कितना भी नालायक बेटा हो,
बाप हमेशा उसकी ज़मानत की, उसको बचाने की, उसकी मदद करने की कोशिश करता है। पता नहीं कितनी क्राइम की घटनाओं में मैंने आपको ये बताया है कि वही बाप सबसे पहले थाने पर उसे छुड़ाने के लिए जाता है। इकलौता लड़का, वो क्यों नहीं कोशिश करेगा कि अगर दूसरा कोई कारण हो तो उसको सबके सामने ले आए, अदालत के सामने ले आए। और चूंकि लड़का जुवेनाइल है, अदालत भी लीनियंट व्यू रखेगी कि नहीं नहीं, अपनी वजह से नहीं, इसने किसी दूसरे फैक्टर से इसको मारा है। ऐसा नहीं कि वो हत्या के आरोप से बरी हो जाएगा। हत्या उसने की है तो उसी आरोप में ट्रायल होगा, लेकिन कारक अगर कोई दूसरा है तो हो सकता है कोर्ट्स लीनियंट व्यू लें। दूसरा, बेटा इतना चालाक, अगर उसको वो सही बात का पता होगा तो वो चिल्लाएगा, बोलेगा, पुलिस को बताएगा, जो मिलेगा उसको बताएगा। और अब तो उसके ऊपर कोई जोर दबाव भी नहीं है। 13वीं के बाद जब उसके पिता जेसीओ नवीन सिंह वापस आएंगे तो उन्हें भी ये बताया जाएगा, या उनको पता लगा होगा। तमाम लोगों ने फ़ोन से उनसे इस तरह की बातें पूछी हैं, खासकर अखबार वालों ने और खबर नवीसों ने। तो वो आकर जरूर इसके बारे में पुलिस को बताएंगे कि साहब मुझे ये पता लगा है इनसे, और जिस किसी ने बताया है वो उससे उनकी बात भी कराई जाएगी, आमना सामना भी कराया जाएगा, पूछताछ भी कराई जाएगी। ये कोई ऐसा नहीं है कि इसी केस में करेंगे, सामान्य है। विवेचना के समय में कोई एडिशनल फैक्ट्स आते हैं तो विवेचक उसकी जांच पड़ताल जरूर करता है, उसको लिखता भी है कि साहब ये बातें आई हैं, इनसे बात की गई, इसमें कोई तथ्य नहीं है, इसलिए इसे खारिज किया जाता है। अभी तक पुलिस रिकॉर्ड्स में इस तरह की कोई बात नहीं आई है, और पुलिस रिकॉर्ड्स के हिसाब से पबजी की बात एकदम सही है। कोई इसमें इधर उधर की बात पुलिस की जानकारी में अब तक नहीं आई है। पिता इनके वापस आ जाएं, विवेचना चल ही रही है, पुलिस फिर उनसे इस तरह की जो बातें हवा में आ रही हैं उसके बारे में ज़रूर पूछेगी और उसका कारण ज़रूर पता करेगी। लेकिन फिर भी आपको बता दूं, कारण कुछ भी हो, बच्चे की हत्या का अपराध उससे कम नहीं होता है। आज दैनिक जागरण के फ्रंट पेज पे खबर छपी है दिल्ली से। उसमें लिखा है कि सर्वोच्च बाल अधिकार संगठन जो है देश का, NCPCR, उसने IT मिनिस्ट्री से लिखकर ये सवाल पूछा है इसी परिप्रेक्ष्य में, लखनऊ की इस घटना के परिप्रेक्ष्य में, कि जिस पबजी को बैन किया गया है वो कैसे बच्चों को अवेलेबल है और किसी दूसरे माध्यम से या किसी दूसरे नाम से ये गेम अवेलेबल है तो क्यों अवेलेबल है। आप समझ सकते हैं कि इस घटना ने कहां कहां हिट किया है, कितने मानस को हिट किया है। इसलिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से, मैं इतने दिनों की अपने जो इस तरह की जो जिसमें कहते हैं सामान्य रूप से संबंधों का कत्ल हुआ हो, उससे मैं ये कह सकता हूँ कि अभी तक की विवेचना में, आज तक की विवेचना में, आज तक की जानकारी में, आज तक के मेरे एक्सपीरियंस में, लड़के ने माँ की हत्या की। उसको लगता था कि मेरी स्वतंत्रता मेरी माँ छीन रही है, मैं जो करना चाहता हूँ, मैं जो मोबाइल पर गेम खेलना चाहता हूँ वो खेलने नहीं देती, वो पढ़ाई के लिए अनावश्यक दबाव बनाती है, इसलिए उसकी हत्या हुई है। तो चूंकि इतना कन्फ्यूज़न था, बार बार लोग पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा ये मैं आपको बता दूं कि इसमें आज की तारीख तक क्या फैक्ट है। जिन लोगों ने बताया है, जिन लोगों ने लिखा है, जिन लोगों ने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है, हो सकता है उनकी जानकारी सही हो। जिस किसी से उन्होंने बात की होगी, ज़रूर पुलिस उनसे बात करेगी कि ये बात आई कहाँ से। आज मैं जिस सीरियल किलर का जिक्र करूँगा वो मैंने बताया बांग्लादेश का अब तक का सबसे बड़ा सीरियल किलर है। बात शुरू हुई मई 16, 1999 में।
बांग्लादेश की रूलिंग पार्टी आवामी लीग के बड़े नेता खालिद हुसैन की हत्या हुई। खुलना जिले में दिन दहाड़े हुई। नाम आया कि किसने मारा है, लेकिन मारने वाला भी आवामी लीग का ही नेता था और खुलना शहर से वो म्यूनिसिपल कमिश्नर, वार्ड कमिश्नर बोलते हैं वहाँ पर, वार्ड नंबर 8 का म्यूनिसिपल कमिश्नर था। उसका नाम था इरशाद सिकदर। उसे, चूंकि वो भी आवामी लीग पार्टी का था, उसे लगा कि पार्टी का प्रयोग करके, पार्टी का उपयोग करके, या जिन जिन लोगों ने इस पार्टी में मुझसे फ़ायदा लिया है वो सब सामने आएंगे और हम इस घटना में बच जाएंगे। लेकिन आवामी लीग पार्टी ने सार्वजनिक रूप से इरशाद सिकदर को डिसोन कर दिया कि इनके अपराध को देखते हुए हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। पुलिस ने फिर 11 अगस्त 1999 को इरशाद सिकदर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तो किया उसे खालिद हुसैन के मर्डर में। खालिद हुसैन के मर्डर के बारे में जब इसकी पर्सनल आर्मी और पर्सनल बॉडीगार्ड्स ने पुलिस के सामने कन्फेशंस किए तो पूरे बांग्लादेश में इसका शोर हो गया। एक एक करके 60 हत्याओं की कलई खुली। इरशाद सिकदर की 60, जिनमें से ज्यादातर राजनीतिक हत्याएं थी, और उनके जो पर्सनल बॉडीगार्ड्स थे, उनके बयानों के हिसाब से उन बॉडीगार्ड्स को इनमें से 30 का पता है जो उनके सामने हुई हैं। बाकी 30 जो इरशाद सिकदर ने दूसरों से कराई थी, उसके बारे में भी पुलिस को पता लगा। और बांग्लादेश के इतिहास में इस खुलासे के बाद कि एक व्यक्ति ने, जो पॉलिटिकल व्यक्ति है, उसने 60 हत्याएं की हैं, इरशाद सिकदर अब तक का सबसे बड़ा सीरियल किलर माना गया है। उसे वहाँ लोकल लैंग्वेज में, स्थानीय भाषा में रंगा छोरा कहते हैं। रंगा छोरा के नाम से वो विख्यात था। मसलमैन था और रूलिंग पार्टियों के बदलने से वो लगातार उसने पार्टियां अपनी बदली। उसके बारे में बहुत सी चीजें जो उपलब्ध हैं वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। सिकदर का जन्म मदारगोना विलेज या मदारगोना गांव, नालचिटियूट जिला, जो झालोकटी डिस्ट्रिक्ट में है, वहां ये पैदा हुआ था इरशाद सिकदर। 66-67 के बीच में ये खुलना शहर आ गया और रेलवे स्टेशन पर इसने मजदूरी का काम शुरू किया। रेलवे स्टेशन पर ही ये सोता था, वहीं खाता था और वहीं इसने मजदूरी का काम, रेलवेज में जो कॉन्ट्रैक्चुअल मजदूर होते हैं, वो काम शुरू किया। धीरे धीरे लाइक माइंडेड जो इसके साथ लोग थे उसको इकट्ठा करके इसने एक ग्रुप बनाया जिसको रमादा वाहिनी कहने लगे। सबसे पहले इसने रेलवे लाइन के आसपास रेलवे की प्रॉपर्टीज को चोरी करना शुरू किया। चोरी करना, उसके बाद उसे बेचना। रमादा वाहिनी, उसमें बहुत से उसके लाइक माइंडेड, जो क्रिमिनल माइंडेड के लोग थे, क्रिमिनल माइंड के लोग थे, वो सब रमादा वाहिनी के सदस्य हो गए। रेलवे की प्रॉपर्टीज को चोरी करना, अकेले में कोई मिल जाए उसको लूट लेना, और तमाम जो खुलना रेलवे स्टेशन और घाट एरिया जो है वहाँ पर इसकी एक्टिविटी शुरू हो गई। और धीरे धीरे उसने, इरशाद सिकदर ने घाट नंबर 4 और घाट नंबर 5 को पूरी तरह से कब्जा कर लिया। उसने वहां पर एक
आइस फैक्ट्री के मालिक को दिन में ही मार पीट कर गायब कर दिया। बाद में पता लगा कि इसने उसकी हत्या कर दी थी और आइस फैक्ट्री पे कब्जा कर लिया। आसपास के लोगों को इसके गुंडों ने ये बताया कि किसी को भी अगर बर्फ खरीदनी है तो वो इसी जगह से खरीदेगा। दूसरी जगह से बर्फ अगर किसी ने खरीदी या किसी ने देख लिया इनके आदमियों ने, तो उसके साथ भी मार पीट और तमाम अत्याचार होने लगा। और इसी बर्फ की फैक्ट्री को कंसंट्रेशन कैंप, प्रताड़ना की जगह या मर्डर की जगह के रूप में जब तक वो पकड़ा नहीं गया तब तक उसने इसका इस्तेमाल किया। इसके जो गुर्गे थे वो आदमियों को पकड़ के वहीं लाते थे, वहीं पर इरशाद सिकदर की अदालत लगती थी, वहीं उसको सज़ा सुनाई जाती थी और ज़्यादातर केसेस में ऐसे लोगों की हत्या कर दी जाती थी। 82 में जब ये इसने अपना पूरा साम्राज्य इकट्ठा कर लिया तो 82 में उस समय के जो राष्ट्रपति थे हुसैन मोहम्मद इरशाद, मिलिट्री रूरल थे, राजनैतिक उथल पुथल थी, उसने उनकी जातीय पार्टी ज्वाइन कर ली। ये बात है 1982 की। 1988 के इलेक्शन में जब मिलिट्री रूल था उस समय सिकदर ने कमिश्नर इलेक्शन लड़ा लोकल बॉडीज का और वार्ड नंबर 8 का वो कमिश्नर इलेक्ट हुआ, चुनाव में जीता। और जैसे ही बांग्ला नेशनल पार्टी का गठन हुआ, जब पॉलिटिकल चेंज हुए, सरकार बनी, इसने बांग्ला नेशनल पार्टी 1991 में ज्वाइन कर ली। 91 से 96 तक वो इस पार्टी में रहा, लेकिन जब 96 में आवामी लीग की सरकार आ गई तो 26 दिसंबर 1996 को इसने आवामी लीग ज्वाइन कर ली। यानी 82 से लेकर 96 तक, तब तक ये बेताज बादशाह खुलना का हो चुका था। लेकिन इस घटना जो मैंने आपको बताई कि 16 मई 1999 को आवामी लीग के एक बड़े नेता खालिद हुसैन की जब हत्या हुई तो 11 अगस्त 1999 को इसको गिरफ्तार कर लिया गया। इसके पास कितनी संपत्ति मिली इसका भी ब्यौरा मैं बताऊंगा, लेकिन इसके पहले इसकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जान लें। सिकंदर ने कुल 6 शादियां की। पहली शादी या पहली वाइफ का नाम खुदेजा बेगम था, जिसको इसने 1973 में इसने शादी की थी। ध्यान रहे बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हुआ था। ये एक्टिविटीज़ उसके बाद की हैं, उसके पहले ये घोर आपराधिक एक्टिविटीज़ में लगा हुआ था और बाद में धीरे धीरे वो अपनी इस छवि को सुधारने के लिए कह लें या राजनीतिक लोग उसका इस्तेमाल करते रहे, इसीलिए उसने राजनीति में पैर रखा और बहुत, जिसको वो कहते हैं कि उसने बहुत ही प्रभावशाली सत्ता अपनी कायम कर ली इसी राजनीति के कारण या इसी राजनीति में आकर। दूसरी पत्नी उसका नाम संजीदा अख्तर शोभा था। इससे शादी करने के बाद इसने उसके लिए एक मकान बनाया जिसका नाम सुवर्ण महल था। सुवर्ण महल इसके मकान का नाम था और ये कहा जाता है स्वर्ण कमल इसके मकान का नाम था और ये कहा जाता है कि ये मकान इसको इस दूसरी पत्नी के घर वालों ने दिया था, जिसको बाद में इसने बहुत ही लेविश, बहुत ही आलीशान बना दिया था। तीसरी इसकी पत्नी, उसका नाम तस्लीमा था। वो रूपशा राजापुर गांव की रहने वाली थी। चौथी थी फरीदा बागेर घाट की, जो रामपालू जिला है वहाँ का बागेर घाट की रहने वाली थी।
अगली पत्नी उसकी दुर्गा गहरे, पैगागचा गांव का दुर्गा गहरे कस्बा है, वहां की रहने वाली थी। इरशाद की पहली पत्नी खुदेजा बेगम, उसके 4 बच्चे थे, जिनमें से 3 लड़के और 1 लड़की थी। 5वां बच्चा वो जब अरेस्ट हुआ था उसके बाद की पैदाइश का था। सिकदर जब 1999 में गिरफ्तार किया गया और जब 60 हत्याओं के बारे में उसने एक एक करके पुलिस को बताना शुरू किया, तो कुल 43 हत्याओं के केस में FIR की गई या की हुई मिली, जो ऐसे ही डंप कर दी गई थी। इन 43 में से 7 में लोअर कोर्ट ने इसे फांसी की सजा सुना दी और बाकी के 4 केसेस में इसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उसने हाई कोर्ट में इसकी अपील की, जहां टर्न डाउन हो गई। इस समय तक पब्लिक का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया था और इसकी एक एक केस और एक एक एक्टिविटी को स्थानीय अखबारों में फ्रंट पेज पर छापा जाता था। जैसे ही इसने हाई कोर्ट से हारने के बाद सीधे राष्ट्रपति से जो क्षमा होती है, मर्सी पिटीशन होती है, वो दाखिल की और उस समय के राष्ट्रपति याजुद्दीन अहमद, उन्होंने ये जो इसकी मर्सी पिटीशन थी उसको रिजेक्ट कर दिया। इसके रिजेक्शन के बाद ये दबाव हुआ कि ये तमाम तरह के हथकंडे, चूंकि बहुत पैसे वाला और बहुत बड़े राजनीतिक रसूख वाला आदमी था, इसलिए इसकी जल्दी से जल्दी फांसी की सजा सुनाई जाए, फांसी की सजा एग्जीक्यूट की जाए। खुलना सेंट्रल जेल में 10 मई 2004 को इसे रात में 12:01 में सजा सुना दी गई। इसके बाद की एक घटना हुई कि जैसे ही ये मर गया तो एक पुलिस इंस्पेक्टर थे जो कभी इसके इलाके में थाने पर तैनात थे, जिससे कहते हैं उन्हें बहुत पैसा दिया करता था। वो उस समय झिकारगाचा पुलिस स्टेशन में तैनात थे और उन्होंने इसका ये स्वर्ण कमल, जो इसका बंगला है, जो इसका घर था, वो उन्होंने इससे लिखवा लिया था। बात ये खुली और फिर अप्रैल 2004 में बांग्लादेश के गृह मंत्रालय ने इन फजलुर रहमान नाम के इस इंस्पेक्टर के खिलाफ सिकदर से 60 गांठ करने और उसकी एक्टिविटी में शामिल होने के सबूतों के साथ जांच के आदेश दिए। उस जमाने में मैंने बताया ना कि इसका इतना ज़्यादा जोर था, इसको लोग परसू करते थे कि इसके फांसी की सजा वाले दिन क्या क्या हुआ, इसके बारे में बहुत ही डिटेल में अखबारों में, आप नेट पे भी देख सकते हैं कि दरअसल फांसी कब हुई, कैसे हुई, कौन मिलने गया, इतनी डिटेल में आपको उस जमाने के अखबारों की कटिंग मिल जाएगी। जो मुझे मिला है बड़ा इंटरेस्टिंग है वो, कि जब ये फांसी की सजा हुई तो हुआ क्या। इसको ढाका सेंट्रल जेल से खुलना सेंट्रल जेल लाया गया। 3 फांसी देने वाले जल्लाद ढाका से बुलाए गए। वहां पर कोई, चूंकि बताया मैंने कि इसकी अपनी पर्सनल आर्मी थी, इसके अपने बहुत ढेर सारे बॉडीगार्ड इसके साथ चलते थे और इसकी पर्सनल आर्मी का नाम भी मैंने बताया। तो पुलिस को ये लगा, स्थानीय पुलिस को, कि कहीं ऐसा ना हो कि इसकी फांसी देने पर कोई बवाल हो। तो उस जमाने में वहां पर 6 प्लाटून स्पेशल आर्म्ड फोर्सेज ऑफ खुलना मेट्रोपॉलिटन पुलिस, ये
जेल के भीतर और जेल के बाहर तैनात किए गए। पूरे जेल के आसपास के एरिया को खाली करा लिया गया, रेड अलर्ट जारी किया गया। शाम से और अगले दिन सुबह तक ये जो प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स थी वो खुलना के उस जेल के आसपास के इलाकों में लगा दिए गए। जेलर फरमान अली बताता है कि रात में 10 बजे, 9 तारीख की रात में 10 बजे डिस्ट्रिक्ट जेल जो जेलर फरमान अली थे उन्होंने इरशाद को बताया कि आपकी सजा का एग्जीक्यूशन रात में होना है। जेल सुपरिटेंडेंट उस समय थे फरहाद मियाँ। इन्होंने तुरंत 6 आर्म्ड पर्सन्स को उसके बैरक में उसकी रखवाली के लिए रखा कि ये कहीं कोई खुराफात न कर दे। इरशाद को 5 मिनट पहले, जो शेड्यूल टाइम था उसके 5 मिनट पहले उसे लाया गया और उसके तीनों जो जल्लाद थे, एक का नाम हफीजुद्दीन, दूसरे का शाहजहां भुइयाँ और तीसरे का हरीश मियाँ, इन तीनों को लाया गया, इसे नहलाया गया, नई इसको पोशाक पहनने के लिए दी गई और उससे अंतिम इच्छा पूछी गई। इसने कहा कि मेरी बॉडी को मेरे बड़े भाई और मेरी सबसे छोटी बहन को ही दिया जाए, मेरी किसी पत्नी को मेरी लाश को छूने भी न दिया जाए। ये इसकी अंतिम इच्छा थी और यही हुआ भी। सवेरे इसकी बॉडी को इसकी छोटी बहन और इसके बड़े भाई को सौंप दिया गया, जो टूटपारा कब्रिस्तान है वहाँ पर दोपहर बाद ले जाकर इसे दफना दिया गया। इसकी 2 पत्नियों ने कोर्ट से अपील की कि साहब इनकी फांसी एग्जीक्यूट होने के पहले हमें मिलने दिया जाए। पहले इसकी खुडेजा बेगम, जो इसकी पहली पत्नी थी, वो इससे जेल में मिलने गई। उसने वहाँ इसे बहुत डांटा कि मुझे फांसी सिर्फ इसलिए हो रही है कि तुमने हमारी मर्सी पिटीशन को ठीक से इसकी पैरवी नहीं की। अगर तुमने ठीक से पैरवी की होती तो हमें फांसी की सज़ा मेरी राष्ट्रपति के यहाँ से माफ़ हो जाती। अशरफ उसी समय उसने इससे कहा कि आप यहाँ से चली जाइए। वो यही कहने आई थी कि आपकी लाश को हम खुद दफनाना चाहते हैं, लेकिन फिर उसने मना कर दिया और जेलर को बुला के बताया कि कतई इसे छूने न दिया जाए मेरी लाश को। और अशरफ अली सिकदर उर्फ बड़े मियाँ और उसकी छोटी सिस्टर सलीना खातून को ही मेरी डेड बॉडी को दे दिया जाए। तमाम रिश्तेदारों के साथ कोर्ट के ऑर्डर पर उनकी दूसरी पत्नी संजीदा नाहरशोवा मिलने गई। जैसे ही उसको बताया गया कि अदालत के एक आदेश पर उनकी दूसरी पत्नी अपने तमाम रिश्तेदारों के साथ आई हैं, सिकदर ने साफ मना कर दिया कि मुझे उससे नहीं मिलना है। इसके मरने के बाद खुलना पुलिस ने इसकी संपत्ति के बारे में जो खुलासा किया और वहाँ के अपने कानूनों में जो भी इलीगली इकट्ठा की हुई संपत्ति की श्रेणी में उसको रखा, उसमें पहला उसका स्वर्ण कमल नाम का उसका अपना बंगला, जो 10 कट्ठा लैंड, 10 कट्ठा हमारे ख्याल से 10 बिस्वा को कहते होंगे या 10 बीघे को कहते हैं, मुझे नहीं पता। बंगाली जानने वाले या उधर के रहने वाले शायद जानेंगे कि 10 कट्ठा ज़मीन पर बना हुआ ये स्वर्ण कमल जो इसका मकान था, जो सोनाडांगा एरिया है खुलना का, वहाँ पर बहुत ही पॉश लोकेलिटी में ये मकान था। इसके अलावा 3 बहुमंजिली इमारतें ढाका सिटी में, ढाका शहर में। फिक्स डिपॉजिट 7 करोड़ टका उनका ऑफिशियल। गोल्ड ज्वेलरीज जो लगभग 1 किलोग्राम की थी और तमाम और ढेर सारी प्रॉपर्टी जो इसकी अलग अलग पत्नियों और इसके बच्चों और बच्चियों के नाम थी। और दरअसल इसी जिसको कहते हैं कि इसी लालच में या इसी संपत्ति के विवाद में इनकी सभी पत्नियों और रिश्तेदारियों के बीच बहुत ढेर सारी मुकदमेबाजी भी हुई और इसमें तमाम बताते हैं कि उसके बाद आपसी मर्डर्स भी हुए।
आज की घटना यानी आज का सीरियल किलर। ब्रिटिश रूल यानी बरतानिया हुकूमत में जो सेटअप था हमारी आज़ादी के पहले, बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत में वो एक जैसा था। एक ही जैसे मेंटेलिटी, एक ही जैसा पुलिस का सेटअप और सामाजिक ताना बाना भी लगभग एक ही जैसा था। राजनीति को छोड़ दें अगर, तो अदरवाइज सामाजिक ताना बाना ऐसा ही था। और इन सारी जगहों पर उस समय में अगर आप देख लें, यानी जिसको मैं उस दौर की बात करता हूं, 95 से लेकर 2005 तक, उसी दौर में स्थानीय नेता, पुलिस और अपराधियों का ये गठजोड़ इतना फला फूला, चाहे वो भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश, तमाम बड़े बड़े अपराधी राजनीतिक व्यक्ति हो गए और हमारे सम्मानीय सदनों में पहुंच गए थे। वरना 60 हत्याएं और ज्यादातर राजनीतिक हत्याएं, और हत्यारा इरशाद सिकदर कभी पकड़ा भी नहीं गया। कैसे संभव था? न सिर्फ ये अरेस्ट नहीं हुआ, बल्कि इसका जो साम्राज्य था, आपराधिक साम्राज्य था, ये दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ता रहा। ये भी उसी दौर का सीरियल किलर है। जिन सीरियल किलर्स के बारे में मैंने अब तक बताया है, इसमें 2-3 जो अभी हाल के हैं, इनको अगर छोड़ दिया जाए, अभी हाल का मतलब 2005 के बाद के हैं, सब उसी दौर के सीरियल किलर हैं। चाहे यहाँ के हों, चाहे पाकिस्तान के हों, चाहे बांग्लादेश के हों। क्योंकि उस समय न तो सीसीटीवी फुटेज थी, सीसीटीवी कैमरे थे, न मोबाइल फ़ोन थे। और 71 में ये देश अस्तित्व में आया था और राजनीतिक रूप से अस्थिर, सबसे ज़्यादा टर्बुलेंट पीरियड था बांग्लादेश के शुरुआती इतिहास में। वो हुसैन मोहम्मद इरशाद के राष्ट्रपति का होना और उसके बाद का मिलिट्री रूल, ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियों, बांग्ला नेशनलिस्ट पार्टी और आवामी लीग, ये दोनों में बराबर से रहा और दोनों लोगों ने राजनीतिक रूप से अपने विरोधियों की हत्या इसी के थ्रू कराई। पर्सनल बॉडीगार्ड और प्राइवेट आर्मी रमादा वाहिनी, उसके कारण या उसके खौफ के कारण कभी जनता ने मुंह नहीं खोला। वरना कैसे हो सकता है 60 राजनीतिक हत्याओं के बाद भी कोई आदमी इलेक्शन भी जीत रहा है, सबका प्यारा भी बना है। पुलिस, इसके इस स्वर्ण कमल बंगले में जो फोटोग्राफ्स थी, उसमें कोई ऐसा पुलिस अधिकारी छोटा बड़ा नहीं था जिसके साथ इसकी फोटोग्राफ न लगी। कोई ऐसा बांग्लादेश के राष्ट्रीय स्तर के नेता नहीं थे जिनके साथ इसकी फोटोग्राफ न लगी। यानी ये पुलिस, नेता और अपराधी के गठजोड़ के कारण ही बांग्लादेश के इतिहास में सबसे बड़ा सीरियल किलर अस्तित्व में आया। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।